गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। ये प्री कमिटेड वीडियो होगा और हम आशा करते हैं इससे आपको काफ़ी सारे लाभ होंगे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। इसकी संपूर्ण तथ्य को आज समझने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय में। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें और गांधी जी से प्रश्न नहीं आए, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और आप लोग भी एकाग्र होकर इस वीडियो को देखिए, यहाँ से आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए हम महात्मा गांधी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि उनके अभियान क्या थे और किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका और भारत में उन्होंने अपने योगदान को दिए। तो चलिए मित्रों, महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक शहर जो कि गुजरात में है और यह एक तटीय शहर है, वहाँ पे हुआ था। इनके पिताजी करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे और इनकी माता पुतलीबाई थी। मात्र 12 वर्ष के उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से हो गया और उस समय कस्तूरबा गांधी 13 साल की थी, अर्थात 1 साल जो है गांधी जी से कस्तूरबा गांधी बड़ी थी। मित्रों, अब उनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो राजकोट से ही प्रारंभ हुई और वे 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास किए और उसके बाद वकालत की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई समाप्त करके वो भारत लौटे और जब उसकी राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो जिस पर राजनीतिक प्रभाव जिनके कारण उन पर पड़ा वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ से आने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने ही निमंत्रण दिया था और जब वो भारत आए तो गोखले की जो सोच था, गोखले का जो विचार था, उनसे गांधी जी प्रभावित हुए और उन्हें राजनीतिक गुरु मान लिए। ठीक है, अगर गुरु की बात की है तो शिष्य की बात करते हैं। गांधी जी की शिष्य अगर प्रमुख शिष्यों में से देखा जाए, प्रमुख शिष्यों में, तो ये मैडलिन स्लेड थी जिसको कि भारतीय नाम मीराबेन के रूप में जानते हैं। तो आपको मैडलिन स्लेड या मीराबेन में से कोई रह सकता है। जनरली आपको यहाँ के परीक्षा में मीराबेन मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है कि मीराबेन कौन थी, तो एक्चुअली वो मैडलिन स्लेड थी, इंग्लैंड की थी। ठीक है, और अब जो है यहाँ से गांधी जी का जीवन की यात्रा प्रारंभ होता है 1893 ईस्वी से। 1893 ईस्वी में उसके पास एक केस आया, अब्दुल्ला का एक मुकदमा आया। अब्दुल्ला का मुकदमा आया, वो भारत के लिए नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका के लिए था। तो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए, किस केस के लिए? अब्दुल्ला के केस के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला का जो यह केस था, मात्र 2 साल के अंदर ही यह केस का निर्णय हो गया था। लेकिन फिर भी यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कई ऐसे परिस्थितियाँ आए जिससे गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, लेकिन वो गए थे अब्दुल्ला मुकदमा के केस के लिए। तो चलिए एक एक क्रम में देखते हैं। 1893 ईस्वी में वो गए दक्षिण अफ्रीका और 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो स्वाभाविक है दक्षिण अफ्रीका में किए होंगे। 1899 ईस्वी में जुलू एवं बोअर पदक मिले। जुलू एवं बोअर पदक वहाँ की सरकार ने गांधी जी को मानवीय कार्य करने के लिए दिया था। जब जुलू युद्ध, बोअर युद्ध इत्यादि हो रहे थे तब इन्होंने एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था करना, युद्ध में घायल लोगों की सेवा करना इत्यादि जैसे काम किए थे, जिससे इनको ये पदक मिला था। तो याद रखना 1899 ईस्वी में जुलू और बोअर पदक कहाँ मिले? दक्षिण अफ्रीका में ही इनको मिले। कैसर या हिंद की उपाधि भारत में काम करने के लिए मिले, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये याद रखना है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मिले।
और गांधी जी के बारे में अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, तो मित्रों याद रखना है कि इसकी जो कर्म स्थली का जो प्रारंभ होता है, अपने जीवन में जो इन्होंने मानवीय कर्म करना प्रारंभ करता है, तो बेसिकली कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ करता है। इसीलिए सत्याग्रह का भी प्रथम प्रयोग उन्होंने कहाँ किया? सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया। आज भी दक्षिण अफ्रीकी लोग जो है ये दावा करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि आपने हमको मात्र वकील भेजे थे और हमने उनको महात्मा बना के भेजा है। तो ये बात जो है गांधी जी के बारे में वो लोग करते हैं कि एक साधारण सा वकील दक्षिण अफ्रीका जाता है और वहाँ से लौटते के क्रम में वो महात्मा का एक प्रकार से रूप धारण कर लेता है। इतना अच्छा वहाँ काम करते हैं गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी कई प्रकार के वहाँ काम करते हैं, खैर उस पर अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी जो है वो भारत वापस कब लौटे। गए थे 1893 ईस्वी में और भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है मित्रों, तो इसी 9 जनवरी के हिसाब से हम लोग प्रवासी दिवस इत्यादि की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर गांधी जी जो काम कर रहे थे समाज हित में, समाज के लिए, देश के लिए, उनकी मंशा क्या था, उनका अभियान क्या था। तो अभियान देखिए इंपॉर्टेंट बात है, वो गरीबी को समाप्त करना चाहते थे, किसी भी कीमत पर समानता लाना चाहते थे। वो समानता वो चाहते ही नहीं थे, चाहे वो धर्म में हो, जाति में हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की वो समानता में विश्वास नहीं करते थे। वो समानता लाना चाहते थे, स्त्रियों को अधिकार दिलाना चाहते थे, धार्मिक और जाति सौहार्द स्थापित करना चाहते थे, धर्म के बीच में टकराव, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि का वो कड़ी विरोध करते थे। छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो स्वराज चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे। तो ये उनकी अवधारणा थी। आगे उससे आपको आसानी होगा गांधी जी को समझने में। ठीक है, अब हम लोग जो है फैक्चुअल बात करें। अगर ये यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि गांधी जी के आश्रम के बारे में पूछा जाता है, कौन सा आश्रम कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया, तो हम आपको सीरीज में करके रखे हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो अगर सबसे पहला आश्रम अगर पूछा जाए गांधी जी ने कौन सी बनाया, तो वो आश्रम था टोल्स्टॉय फार्म बनाए साउथ अफ्रीका में। कब? 1902 ईस्वी में। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लियो टोल्स्टॉय का भी गांधी जी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इसलिए उन्होंने लियो टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया 1902 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना किया, यह भी साउथ अफ्रीका में। और जब 1915 ईस्वी में वो वापस आ गए तो उन्होंने जो स्थापना किया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। सत्याग्रह आश्रम जो है ये भी अहमदाबाद में है। और 1915 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। साबरमती आश्रम जो है ये साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में ही है। ठीक है, और 1936 ईस्वी में उन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, जो कि वर्धा में है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका सीरीज भी है और आपको ये पता भी चल गया कौन कौन सा आश्रम गांधी जी बनाए थे। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आइए उनके प्रमुख समाचार। अभी हम 3 प्रमुख समाचार को लिखे हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है वो दक्षिण अफ्रीका में ही निकालना प्रारंभ कर दिए थे 1903 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद यंग इंडिया जो कि 1919 ईस्वी में, और हरिजन 1932 ईस्वी में। तो मित्रों हम यहाँ पे आपके लिए ऐसे इस प्रकार से सजाए हैं, यदि क्रम भी पूछे तो आप क्रम को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, उसके बाद यंग इंडिया, उसके बाद हरिजन आएगा। ठीक है, ऐसे हालांकि इसके पहले भी इंडियन ओपिनियन के पहले ही दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट करके समाचार पत्र निकाले थे, वो ज़्यादा फेमस नहीं है, तो वो अगर देखा जाएगा सबसे पहले हो जाएगा ग्रीन पंपलेट। तो ठीक है, अभी प्रमुख समाचार पत्र देखिए। अब जब प्रमुख समाचार पत्र देख लिए तो अब क्रम में ही हम उनकी कृतियों को देखते हैं, पुस्तकों को देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो पुस्तक है उनकी वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तीसरी पुस्तक है मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम। और
चौथी पुस्तक है ग्राम स्वराज, ग्राम से तो उसको काफ़ी लगाव था, गांव से, गांधी जी को, ठीक है। और पांचवा सबसे जो महत्वपूर्ण है उनकी आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। आपको जनरली इसका हिंदी में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपको यही लिखे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। गांधी जी ने ये आत्मकथा लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो चलिए, तो जिस प्रकार से हम लोग उनका गांधी जी का अभियान देखें, उनके प्रमुख आश्रम को समझे, समाचार पत्र को समझे, उनकी कृतियों को समझे, अब समझते हैं उन्होंने रचनात्मक कार्य क्या किए। रचनात्मक कार्य में वो क्या करते थे, देखिए, ग्राम उत्थान चाहते थे, यानी ग्राम में उद्योग चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करते थे। याद रखें कि हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था होना गांधी जी की एक संकल्पना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 जो है तो गांधी जी की संकल्पना के अधीन आता है, और पंचायती राज जो कि विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर है। उसके बाद इन्होंने देखिए तालीम संघ, गौरक्षा संघ, कुटीर और खादी उद्योग इत्यादि पर बल दिए, ये इनके रचनात्मक कार्य थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी जी की कई उपाधियाँ हैं और कई लोगों ने इनके उपाधियों को संबोधन किया है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा नामक उपाधि, तो महात्मा पहली बार इनको किसने कहा, बापू किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, ठीक है, देशद्रोही किसने कहा, ये सारे हम उपाधियां को हम यहाँ पे लिखे हैं कि करके आपको हम बताएंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों। तो सबसे पहली बात हम महात्मा की बात करते हैं कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। हालांकि आपको विशेष करके ज़्यादातर किताबों में ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रथम बार जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। उन्होंने एक लेट चिट्ठी लिखी थी 1919 ईस्वी में गांधी जी के नाम, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उसमें उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी लिखे थे। लेकिन कई इतिहासकार इस बात से अब ये कहे कि इस बात को अब तजब्बो नहीं देते, और उनका मानना है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाले, प्रथमतः महात्मा कहने वाले व्यक्ति कोई और थे। तो जैसे कोई और थे, जैसे प्राण जीवन मेहता, आप महेश बर्नवाल की किताब को उठा के देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको पहली बार महात्मा नहीं कहा, बल्कि प्राण जीवन मेहता ने कहा। उसी प्रकार के कोई इतिहासकार बोलते हैं कि एक वैद्य थे, जीवन राम कालिदास नामक वैद्य, जो 1915 ईस्वी में प्रथमतः उनको महात्मा कहा। कई जगह आपको लिखे हुए मिलेंगे कि श्रद्धानंद ने 1915 में गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम कहा। अभी भी मेरे अनुसार से सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। हालांकि मित्रों, आपके पास 4 नाम यहाँ पे हैं। आप जब प्री का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप देखेंगे, निसंदेह ही ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा। तो ये चारों को देख लीजिए। हम अभी भी आर एन टैगोर में टिक लगा सकते हैं, ज़्यादातर लोग आर एन टैगोर को ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि आर एन टैगोर ऑप्शन में नहीं है, तो आप इन सब में से चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, तब वो सही होंगे, ठीक है। तो चलिए, महात्मा पर हम लोग चर्चा किए। उसी प्रकार से राष्ट्रपिता का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राष्ट्रपिता जो पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब रंगून से रेडियो प्रसारित कर रहा था, जब वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर चुका था, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता, आपकी आशीर्वाद हमें ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। तो वहाँ राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा था। तो इसमें कोई जो है समस्या नहीं है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था ये याद रहेगा, तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इनको पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। और बापू में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। CF एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा, ठीक है। और ये जो देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर, ये विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने गया था, तो उस समय कहा था हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात आगे करेंगे। तो ये याद रखना है कि देशद्रोही फकीर या अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था।
और वन मैन बाउंड्री फोर्स नामक उपाधि भी दिया गया इनको। ये उपाधि माउंटबेटन ने दिया था। ठीक है। और उसके बाद एक और उपाधि, जो विशेष उपाधि के बारे में हम लोग देखते हैं कि भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा था। हालांकि अन्य कई उपाधियां इनको है, लेकिन खास करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। तो मित्रों, जो खास कार्य थे गांधी जी की और जो व्यक्तिगत जीवन थे गांधी जी के, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान क्या रहा, उसको देखेंगे हम। यहाँ से आप बहुत एकाग्र होकर के सुनिए, बहुत ही सारे प्रश्न का यहाँ पे समाधान होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में। हम क्रोनोलॉजी में गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में कार्य को शॉर्ट में लिखे हैं। हम 1917 से 1947 तक की बात करेंगे और यहाँ पे कई सारे प्रश्न जो है खुलकर सामने आएंगे और उनका समाधान मिलेगा। मित्रों ध्यान से सुने, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने प्रथमतः समाज की सेवा और मानवीय कार्य के लिए प्रसिद्ध हुआ, वो साउथ अफ्रीका में हुआ। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे। किनकी प्रेरणा से? गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से। और जब वो भारत में लौटे तो स्वाभाविक बात है कि जिस समय वो लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में एक बहुत ही नामी व्यक्ति था। मतलब ये कहे कि उनका बहुत ही प्रभाव था कांग्रेस में गोपाल कृष्ण गोखले का। स्वाभाविक ही था, अपने राजनीतिक गुरु के कदमों पर उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया और भारत का भ्रमण किया ताकि वो भारत को समझ सके। और इसी क्रम में पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कार्य करने का उसको मौका उस समय मिला जब बिहार के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने इसको आमंत्रण किया कि आप चंपारण आए और वहाँ के किसानों की स्थिति और दशा को देखें और उनसे मुक्ति दिलाएं। तब यूं कहें कि भारतीय राजनीति में इनका प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ। तो कहाँ से हुआ? चंपारण से हुआ। तो मित्रों, हम सत्याग्रह का यदि बात करें तो प्रथमतः इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ प्रयोग किया, तो ये किया 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया। अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आप लोग को। देखिए, यहाँ से प्रारंभ हुआ गांधी जी का योगदान भारत में। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। वहाँ थोड़ा सा भी शॉर्ट में बताएंगे कि वहाँ 3 कठिया प्रथा प्रणाली चल रहा था। 3 कठिया प्रणाली आने की 20 कट्ठे में 3 कट्ठा की खेती, नील की खेती होना था। और नीलहे लोग किसानों पर काफ़ी जो है अत्याचार करते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, आए दिन टैक्स भी बढ़ा देते थे, जिससे कि किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गया था। तो चंपारण सत्याग्रह, जिसमें कि महात्मा गांधी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाया और इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूं कहें कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किया। वहाँ पे मजदूरों के साथ जो है अन्याय हो रहा था। गांधी जी ने जीवन में पहली बार अनशन यहाँ से प्रारंभ किया। ये याद रखिएगा, अनशन। अगर भारत में अगर अनशन पूछे, सबसे पहले अनशन कहाँ हुआ, गांधी जी ने कब किया? तो 1918 ईस्वी में पहली बार अनशन किया गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संदर्भ में। तो देखिए, अब प्रश्न भी क्लियर हो रहे हैं और समझ भी आ रहा है। 1918 ईस्वी में ही खेड़ा आंदोलन को इन्होंने नेतृत्व किया। यह खेड़ा आंदोलन जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। और अगर यहाँ पे एक बात करें कि प्रथम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन कौन था, तो यह खेड़ा आंदोलन था। ठीक है। तो हर किसी चीज का हम एक विशेषता बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। 1918 ईस्वी में ही इसको एक उपाधि मिला, रिक्रूटमेंट सार्जेंट।
ये क्या रिक्रूटमेंट मतलब होता है नियुक्ति करने वाला सार्जेंट की उपाधि इसको अंग्रेजी सरकार ने दिया। मित्रों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये उपाधि इनको इसलिए मिला कि ये जो समय था ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेजी सरकार को बड़े पैमाने पर सैनिकों की ज़रूरत था। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो इनसे गांधी जी से अनुरोध किया गया कि भारतीय लोगों को फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित करें ताकि विश्व युद्ध को अच्छी तरह से लड़ा जा सके। और गांधी जी ने किया भी है, ऐसा ही किया, बड़े पैमाने पर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति किया जिससे कि अंग्रेजी सरकार खुश होकर गांधी जी को रिक्रूट सार्जेंट की उपाधि दिया और यहीं पे कैसर-ए-हिंद की भी उपाधि इसको मिला। याद रखिएगा कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1920 ईस्वी में 1919-20 के आसपास में गांधी जी त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो ये याद रखना है, दो उपाधि रिक्रूट सार्जेंट एवं कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है 1918 ईस्वी में गांधी जी को मिला। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, यहाँ तक कि खिलाफत आंदोलन का ये अध्यक्ष भी बना। इन शॉर्ट हम बताना चाहते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की भी हिस्सेदार था, मतलब तुर्की भी युद्ध लड़ रहा था और वादा किया गया था मित्र राष्ट्रों के द्वारा यदि तुर्की हारता भी है तो खलीफा का जो सम्मान बचाए रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मित्र राष्ट्र जीता तो तुर्की को छिन्न भिन्न कर दिया गया, जिससे दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उनको यह अपमान महसूस हुआ और इसी के विरोध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। यानी कि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड भी थे तो इनका विरोध प्रारंभ हुआ और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। यूं कहें तो गांधी जी का जो राजनीतिक पैठ था, जो सोच था, परिस्थितियों को समझने की जो ताकत था वो अद्भुत था। तो अभी तक जो हिंदू और मुस्लिम में एक प्रकार से सौहार्द में दूरी था, आए दिन दंगा होते थे, उन सब को एक झटके में समाप्त कर दिया खिलाफत आंदोलन को समर्थन करके। तो खैर हम मेंस के हिसाब से जब पढ़ेंगे तब हम इसमें विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप लोग को ये आइडिया आ गया होगा। खिलाफत को अपमानित किया गया था वहाँ, चूँकि दुनिया के सभी मुसलमान खलीफा को अपना गुरु मानते हैं, अपना विशेष मानते हैं, इसीलिए स्वाभाविक था उनका यहाँ पे विरोध होता और जिसमें गांधी जी ने क्या क्या समर्थन किया। ठीक है मित्रों, उसके बाद 1919 ईस्वी में ही एक और घटना हम देखेंगे कि 18 मार्च, ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट टेक्स्ट लेकर आया जिसको काला कानून कहा गया। इसी को काला कानून कहा जाता है। नो वकील नो दलील इसी कानून के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार से ऐसा था कि बिना मुकदमा किए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था, जिससे पूरे भारत में विरोध हुआ और ख़ास करके पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को इसी क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तो शांतिपूर्ण से लोगों ने एक बैठक किया जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हेतु, और ये जो हुआ तो ये बहुत ही भीषण मतलब हत्याकांड के रूप में बदल गया। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाया और लगभग 500 लोगों की तो स्पॉट मृत्यु माना जाता है इस हत्याकांड में हो गया था। ये इसका डेट डायरेक्ट पूछते हैं, ऐसे जनरल डायर भी इनसे पूछा जाएगा। तो जनरल डायर याद रखना है, जनरल ओ डायर नहीं है, ध्यान देना है यहाँ पे। जनरल ओ डायर से कंफ्यूज नहीं होना, सीधा जनरल डायर है, इस पर हम विशेष बात कर रहे हैं। यहाँ से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जनरल ओ डायर नहीं, जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। जनरल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था लंदन में जाकर। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को गांधी जी ने देखा तब अंग्रेजी सरकार से जो उनका भ्रम टूट गया
अभी तक अंग्रेजी सरकार के लिए वो सैनिक नियुक्त कर रहे थे, कैसर ये हिंद की उपाधि मिला था। ये सारे चीज़ जो है अंग्रेजी सरकार का पोल खोल दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब गांधी जी ने उनको कहा कि अंग्रेजी सरकार सरकार नहीं, ये शैतान की सरकार है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को शैतान कहा, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। तो 1919 तक का घटना आप समझ गए मित्रों। उसके बाद आया 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया। और अब यहाँ से ये कहें कि यहीं से 1920 ईस्वी से गांधी युग प्रारंभ हो गया। गांधी की मृत्यु तक अगर कह लें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। 1920 से 1947 तक 48 तक जो है ये गांधी युग चला। तो ये असहयोग आंदोलन था कब? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की विशेषता क्या था? यह प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन मतलब जिस आंदोलन में जनता ने बड़े पैमाने पर भागीदारी ले, उसको जन आंदोलन कहते हैं। तो अगर भारत में इसके पहले असहयोग आंदोलन से पहले इतने बड़े पैमाने पर जनता ने सहयोग नहीं दिया था, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। 1922 ईस्वी में जब यह आंदोलन चरम पर पहुंच रहा था, तो वहीं पे 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को मार दिया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। गांधी जी व्यथित होकर कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई और निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए काफ़ी इनको विरोध झेलने पड़े और कई स्वतंत्रता प्रेमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आग कन्याकुमारी में लगा हो तो पानी जम्मू कश्मीर में उसकी क्या ज़रूरत है। तो चाहे जो भी हो, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया था, सत्य और अहिंसा, उससे जैसे ही पटरी से लोग उतरे तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने भी यहाँ कहा था कि जिस समय देश की जो भावना चरम पर पहुँच रहा था, उस समय पैर को पीछे खींच लेना राष्ट्रीय आघात से कम नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो जो भी हो मित्रों, 1922 ईस्वी को याद रखना है, 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी हत्याकांड, ठीक है। एनालिसिस हम लोग जब मेंस का टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम एनालिसिस करेंगे वह कौन सी परिस्थितियां था जिनके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म किया, ठीक है। अब आते हैं 1924 ईस्वी, हम क्रोनोलॉजी में जा रहे हैं। 1924 ईस्वी में एकमात्र बार गांधी जी पूरे जीवन काल में मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो रहे 1924 ईस्वी में। और वो कहाँ रहे? बेलगांव में ये सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। बेलगांव कहाँ पे है मित्रों? कर्नाटक में। हालांकि इस बेलगांव के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में हमेशा तानातानी चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये कर्नाटक में है। हो सकता है इन फ्यूचर में वो महाराष्ट्र का हिस्सा बने, ये बॉर्डर है, ठीक है। 1930 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गांधी जी ने, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारतीयों के प्रति जो रवैया रखा था उससे कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर भारतीय स्वतंत्रता प्रेमी क्षुब्ध हो गए थे और वो एक रास्ता निकालना चाह रहे थे जिससे किसी भी हालत में अंग्रेजी सरकार यहाँ से छोड़कर वापस जाए। जैसे कि साइमन कमीशन आना, जिसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला गया, जिसमें कि सभी के सभी सदस्य अंग्रेजी थे। तो कई ऐसे प्रावधान और कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर भारतीयों को नहीं सुना जा रहा था। तब गांधी जी व्यथित होकर के उन्होंने एक चुनौती दिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, और उनको आशा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से अंग्रेजी सरकार की जो है स्थिति डमाडोल हो जाएगी और वो अपने देश को लौट जाएगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून तोड़ने का आंदोलन भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पे मार्च किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, उसको दांडी मार्च कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया और कई लोग यहाँ पे गलती भी कर बैठे। मार्च जो शुरू हुआ ये साबरमती से शुरू हुआ था, अहमदाबाद, और कहाँ तक मार्च गया? दांडी तक।
प्रारंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी के साथ 78 अन्य अनुयायी भी थे। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक चले, लेकिन इसके बीच में इनको बंद भी करना पड़ा, क्योंकि इसी बीच में गांधी जी का समझौता इरविन से हुआ। इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 1931 ईस्वी, मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसी समझौता के लिए गांधी जी पर दोषारोपण भी किया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जिंदगी को नहीं बचा पाए। और बार बार प्रश्न उठता है कि उन परिस्थितियों में यदि गांधी जी अंग्रेज के साथ समझौता करते और अंग्रेज पर अगर दबाव डालते तो शायद उनका जीवन वो जिंदा बच पाते, उनको फांसी नहीं लगता। तो इसके लिए गांधी जी को ब्लेम किया जाता है। हालांकि उनके लिए भी कई अन्य परिस्थितियां मौजूद थे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अभी जानना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। मित्रों, 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। इस 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित तो किए गए, लेकिन वो मात्र भाग लिए मात्र 2 में, यानी कि गोलमेज सम्मेलन 2 में सिर्फ कांग्रेस भाग लिए। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन प्रथम और गोलमेज सम्मेलन तृतीय में भाग नहीं लिया। 2 में क्यों लिया? 2 में यहाँ पे समझौता हो गया था, इसलिए गांधी जी मान गए। तो बोला ठीक है, लंदन में जाकर के समझौता किया जाएगा अन्य पार्टी होल्डर के साथ में, जैसे कि भीमराव अंबेडकर थे और कई अन्य पार्टियां थी, मुस्लिम लीग इत्यादि। तो गोलमेज सम्मेलन, अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आंसर आपका होगा 2, प्रथम और तीसरे में भाग नहीं लिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और विशेष चर्चा बाद में करेंगे। तो गांधी जी कब किस सम्मेलन में भाग लिए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि वहाँ जिस प्रकार से वार्तालाप हुए, जिस प्रकार से वहाँ पे एक प्रकार से भिड़ंत हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचा जा सका। और जब गांधी जी लंदन से वापस आए, और हाँ, यहाँ पे यही बताना चाहूँगा, यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि इसी समय विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर भी बोला था। जब ये गांधी जी भारत आए तो इनसे जब प्रश्न पूछा गया कि लंदन में क्या हुआ, तो इन्होंने एक ही शब्द बोला, वह था कि मैंने देश का सिर झुकने नहीं दिया है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको पता चल गया गोलमेज के बारे में। और उसके आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी का महत्वपूर्ण जो है काम था पूना समझौता। पूना समझौता का विशेष स्थिति क्या था कि यहाँ पे जो दलित वर्ग थे वो भी अब जो है पृथक निर्वाचन की मांग करने पर अड़ गए थे। और ऐसे में ही गांधी जी किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि हमारा दलित संप्रदाय जो है हिंदुओं से अलग हो। तो उन्होंने अनशन पर बैठ गए और तब जाकर के भीमराव अंबेडकर को उनके साथ बात करना पड़ा और उनके लिए सीट बढ़ा दी गई, लेकिन पृथक निर्वाचन की अवधारणा को खत्म कर दिया गया। तो पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि पूना पैक्ट का हुआ तो 1932 ईस्वी में हुआ। किसके साथ हुआ? अंबेडकर के साथ हुआ। क्यों हुआ? कि वो पृथक निर्वाचन मांगना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? उनकी सीट की संख्या तो बढ़ा दिया गया, लेकिन पृथक निर्वाचन को नहीं हो ऐसा भीमराव अंबेडकर मान गए। ठीक है, आगे 1932 ईस्वी के बाद हम 1940 ईस्वी पर आएंगे। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। यहाँ से आपको पूछे जाते हैं कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पहला थे विनोबा भावे और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब उनके आगे आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे अगस्त क्रांति, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में गांधी जी ने एक मंत्र दिया जिसका नाम था करो या मरो का मंत्र दिया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे तत्क्षण गांधी जी गिरफ्तार हो गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव बहुत ही दूरगामी रहा और मात्र
5 साल के अंदर अंदर देश को स्वतंत्रता मिल गई। आप ये समझ सकते हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। और यही भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जयप्रकाश नारायण का भी बहुत ही अहम भूमिका रहा है। खैर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे मित्रों हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। और जिस प्रकार से हमने 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ा, इससे यही जाहिर होता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि गांधी जी का जीवन जो दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ था और 1915 ईस्वी में जब वो भारत आए तो भारत में बिना थके और बिना हारे स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई तक वो लड़ते रह गए। और अंत तक वो चाहते थे कि सांप्रदायिक दंगा ना हो, भारत पाकिस्तान की बंटवारा ना हो। लेकिन सांप्रदायिक दंगा होना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, यह साबित कर दिया कि गांधी जी के जो दर्शन थे, जो लक्ष्य थे, जो उनकी प्रीचिंग था, वहीं पे समाप्त हो गया था। यानी कि ये कहें कि उसकी मंशा धाराशाही हो गया था। लेकिन आज भी गांधी जी के कर्तव्य और उनके किए गए उपकार के लिए हम सभी ऋणी हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।